बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 48। इस वक्त हमारे आसपास दूर दूर तक फायरिंग की आवाज़ें गूंज रही थी। मैंने सामी के दिमाग पर दस्तक देकर कहा, वो फिक्र ना करे, मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ और इस मकान से तकरीबन 200 गज के फासले पर हूँ। सामी की सोच ने जवाबन कहा, फरहाद जल्दी आओ, एक शख्स मेरे कमरे में आया है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी बताओ कि मैं क्या करूं। मेरी सोच ने कहा, वो लोग फायरिंग की आवाज़ सुनकर ख़तरे को समझ गए हैं, इसलिए तुम्हें इस मकान से दूर किसी दूसरे अड्डे की तरफ ले जा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे आसपास कितने आदमी हैं। सिर्फ एक शख्स है जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने ले जा रहा है। मैं उसे मुखातब कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ बोलता ही नहीं। देखो, सुनो, कहीं ये गूंगा तो नहीं। इस शख्स की आवाज़ सामी के ज़हन से टकरा कर मुझ तक पहुँच रही थी। वह अपने के अंदाज में हूँ हाँ की आवाज़ें निकाल रहा था। मेरे लिए ये नई उलझन पैदा हो गई थी। मैं किसी गूंगे के ख्याल तक नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि ना तो मैंने उसे देखा था और ना ही उसके सोचने के अंदाज को समझता था। अब तक मैं इसी ख्याल में था कि जो सामी से मुखातब होकर बातें करेगा, उसे अनजाने शख्स के दिमाग में चला जाऊंगा। जैसा कि इस ड्राइवर तक पहुंच गया था और इसकी कार को एक दरख्त से टकरा दिया था, लेकिन वो गूंगा मेरे लिए चैलेंज बन गया। मैं उसके दिमाग तक पहुंचकर उसे ज़हनी तौर पर मफलूज नहीं कर सकता था। मैंने बेबसी से इंस्पेक्टर की जानब देखा, वो रिवाल्वर दिखाकर मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। मैं ज़मीन पर उन्हें मुँह लेट कर रेंगने लगा। ज़रा दूर जाकर मैंने मकान की तरफ अपना रुख किया। इंस्पेक्टर ने डांट कर कहा, रुक जाओ, दाएं तरफ आगे बढ़ो। मैंने जलाकर सर घुमाते हुए इंस्पेक्टर को देखा। वो मेरे और सामी के दरमियान दीवार बन गया था। इसी वक्त वो मुझसे ज़रा फासले पर उन्हें मुँह लेटा हुआ था और रिवाल्वर वाला हाथ उठाए मुझे गोली मारने की धमकी दे रहा था। इतने में अचानक ही करीब से गोली चलने की आवाज़ आई। इंस्पेक्टर के अलग से एक चीख निकली। उसके उठे हाथ में गोली लगी थी। रिवाल्वर उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। मैं फौरन ही पलट गया और ज़मीन पर लौटता हुआ रिवाल्वर तक पहुंच गया। इसी वक्त फिर एक फायर हुआ, लेकिन इतनी देर में रिवाल्वर उठाकर दूसरी तरफ लौटता चला गया था। एक जगह रुककर मैंने इससे मत 2 फायर झोंक दिए जहाँ से फायरिंग हो रही थी। मेरी बेतुकी निशानेबाजी काम आ गई। मैंने एक दुश्मन को चीख कर गिरते और ज़मीन पर तड़पते देखा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपना ज़ख्मी हाथ पकड़े कराह रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा, ज़ख्मी हाथ की मरहम पट्टी के लिए अपने किसी मतहत को आवाज़ें दीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सामी की महक मुझसे दूर हो रही है। इसका मतलब यह है कि वो उसे मुझसे दूर ले जा रहे हैं। मैं इन्हें यह मौका नहीं दूंगा कि वो मेरी सामी को मुझसे छीन कर ले जाए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आकर ये साबित करूँगा कि मैं अपने मुल्क का वफादार हूँ। ये कहकर मैं उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही सामी से भी रब्ता कायम किया। वो सोच रही थी, न जाने फरहाद अब कितनी देर में रब्ता कायम करेंगे। बहरहाल मुझे सोचते रहना चाहिए। इसको ये गूंगा मुझे मकान के पिछले दरवाजे से बाहर ले आया है और मुझे अपने कंधे पर लाद कर एक से मत भागा जा रहा है। मैं कभी रेंग रहा था, कभी घुटनों के बल तेजी से चल रहा था और कभी झुककर दौड़ते हुए मकान की तरफ जा रहा था। फायरिंग की आवाज़ें सुनकर फिर ज़मीन पर गिर पड़ता था। इस वक्त मुझ पर दीवानगी तारी थी। मेरी रूह हयात मुझसे छीनी जा रही थी, इसलिए मैं पागल हो रहा था। फायरिंग के बावजूद बार बार उठकर भाग रहा था। मैंने सामी को बताया कि अब मैं मकान के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं। जो बताया कि गूंगा उसे किससे मत ले जा रहा है। उसकी सोच ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता वो कहाँ ले जा रहा है। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे हैं।
किसी खास हिम्मत का तयन करना मुश्किल है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अब इतना याद है कि मकान के पिछले दरवाजे से ये गूंगा सीधा भागता हुआ जा रहा है, अब तक दाएं बाएं नहीं मुड़ा। तुम भी सीधे चले आओ। मैं उसकी हिदायत के मुताबिक सीधा दौड़ता चला गया। फायरिंग करने वालों से इतनी दूर निकल आया कि अब मुझे इनकी तरफ से खतरा नहीं था। रिवाल्वर या राइफल की गोलियां मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। बहुत दूर निकल आने के बाद मैंने पलट कर देखा तो वो मकान नज़रों से ओझल हो चुका था। आगे पीछे दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। इन दरख्तों के साए में चांदनी दम तोड़ चुकी थी और साए अंधेरा फैला रहे थे। दूर तक सामी और गूंगे का नामो निशान नहीं था। मैंने सोचा सामी को चीखने का मशवरा देना चाहिए ताकि उसकी आवाज़ से सिमत का तयन किया जा सके। फिर ख्याल आया रात के सन्नाटे में इसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने। जंगल खामोश है, इसकी आवाज़ को ये जंगल बाज़गश की तरह चारों तरफ से उछालता रहेगा। बेहतर यह है कि मैं कुछ दूर तक और दौड़ता चला जाऊँ। अगर सामी नज़र नहीं आएगी तो मैं कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। थोड़ी दूर तक दौड़ते रहने के बाद मैं अचानक ही ठटक कर रुक गया। जंगल की खामोशी में मशीनी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ बतरीख तेज़ होती जा रही थी। मैं फौरन समझ में आ गया वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ है, क्योंकि इसके पंखे गर्दिश कर रहे थे और तेज़ हवाएं चल रही थी। इसके हल्के हल्के झोंके मुझ तक आ रहे थे और आसपास दरख्तों की पत्तियां चुभ रही थी। मैंने हवा के रुख से अंदाज़ा लगाया कि हेलीकॉप्टर किस सिमत है। मैं सिमत तेज से दौड़ने लगा। कितने दरख्तों को पीछे छोड़ने के बाद फिर एक बार ठटक कर खड़ा हो गया। मेरी निगाहों के सामने एक वसी मैदान था। दूर, बहुत दूर इस मैदान में वो अपने कंधे पर सामी को उठाए हेलीकॉप्टर की पिछली सीट पर बैठ रहा था। मैं आनन फानन वहाँ नहीं पहुँच सकता था, इसलिए मैंने हवाई फायर किया ताकि वो ज़रा देर के लिए ठटक जाए। मैंने दौड़ लगाते हुए देखा मेरी फायरिंग पर इन पर कोई असर नहीं हुआ था। विंड स्क्रीन के पट ने इन्हें ढांप लिया था। हेलीकॉप्टर कदरे डगमगाता हुआ ज़मीन से उठ रहा था। सामी, मैंने दौड़ते हुए चीखने लगा, लेकिन मेरी जितनी तेज़ी से दौड़ रहा था इतनी तेज़ी से वो बुलंद होता जा रहा था। सामी मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। हाय रे मेरी बेबसी, मेरी सामी। मैंने घास पर लेटे ही लेटे हाँफते हुए हसरत से सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। मेरे और मेरी सामी के दरमियान ज़मीन व आसमान का फासला कायम होता जा रहा था। मैं शबनम आलूद घास पर चारों शाने चित लेटा हुआ था। मैं ज़मीन की पस्ती में था और सामी आसमान की बुलंदियों पर बुलंद होती जा रही थी। चांद की रोशनी में हेलीकॉप्टर साफ नज़र आ रहा था। मैंने रिवाल्वर वाला हाथ उठा दिया। वो अब भी शूटिंग रेंज में था। मैं फायरिंग करके उसे गिरा सकता था। सामी, मैंने सोच के ज़रिए कहा, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं फायर कर रहा हूँ, अभी हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा दूंगा। नहीं फराद, ऐसा ना करना, उसकी सहमी हुई सोच ने कहा। हेलीकॉप्टर इतनी बुलंदी से गिरेगा तो इसके साथ मेरा जिस्म भी बर्बाद हो जाएगा। तुम अपने जिस्म को छोड़ दो फिलहाल, अपनी रूह को किसी दूसरे के में मुंतकिल कर दो। इस तरह तुम फिर मेरे पास आ जाओगी। मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत है। मैं तुमसे जुदा होकर सुकून से नहीं रह सकूँगा। नहीं फराद, तुम्हें मेरी कसम, गोली ना चलाना। मैं इस हेलीकॉप्टर के साथ अपने जिस्म को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम कुछ अरसे की जुदाई बर्दाश्त कर लो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैंने अपने जिस्म को हासिल करने के लिए कितनी मुसीबतों को झेला है, कितने सदमे बर्दाश्त किए हैं। तुम्हारी जुदाई भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस जिस्म से अलहदा नहीं हो सकती। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल पर एक घोंसा सा लगा। मैं उसे इतनी शिद्दत से चाहता था कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ऐसे बर्दाश्त कर रही थी जैसे उसके जिस्म के सामने मेरी कोई अहमियत ही ना हो। हकीकत भी यही थी, वो मेरी खातर अपने जिस्म की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। मैंने रिवाल्वर वाला हाथ नीचे गिरा दिया। वो मुझे अच्छा सबक देकर जा रही थी कि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है, इसके बाद किसी दूसरे की चाहत दिल में रखता है। मैं ख्वाह दुनिया से ज़्यादा सामी को अहमियत दे रहा था। मैंने इसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि जिस तरह सामी को अपना जिस्म अजीज़ है, इस तरह मुझे भी अपने मकासद अजीज़ होंगे। मेरा पहला मकसद यही था कि मैं भवानी शंकर से इंतकाम लूँ। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था।
इसका अंजाम देखकर फिर उसके मुल्क का कोई सीक्रेट एजेंट उधर रुख न करे। मैंने आखिरी बार हजरत से हेलीकॉप्टर की जानब देखा। चांदनी रात में वो निगाहों से ओझल हो रहा था। उसकी धीमी धीमी आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। गरचे मुझे सामी के जिद्दी फैसले पर गुस्सा आ रहा था, उसके बावजूद मैं उसके से इस कदर नाराज़ नहीं हो सकता था। उसे बिल्कुल ही फरामोश कर देता। वो दिमाग से मिटने वाली हस्ती नहीं थी। मैंने चुपके से उसकी सोच को पढ़ना चाहा लेकिन ना पढ़ सका। इसी वक्त रात के सुनाटे में बहुत से भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने दूर दरख्तों की जानब देखा। थोड़ी देर बाद चंद मसल्ला जवान नजर आए। वो बहुत दूर थे, फिर भी मैंने इन्हें पहचान लिया। वो इंटेलिजेंस के जवान थे। उन्होंने भी दूर से मुझे देख लिया और शायद पहचान नहीं सके थे, इसलिए राइफलें उठाए मुझ पे निशाने पर रखे हुए थे और मेरी तरफ बढ़ रहे। मैंने चीख कर कहा, मेरा नाम फरहाद है, मैं वही हूँ जिसने यहाँ तक तुम्हारी रहनुमाई की। असिस्टेंट इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे पास इंस्पेक्टर साहब का रिवाल्वर है, उसे हमारी तरफ फेंक दो। मैंने हुक्म की तामील की, रिवाल्वर को पूरी कुव्वत से उनकी तरफ फेंक दिया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने उसे उठा लिया, फिर वो सब मेरे करीब आ गए। उसने तंज़ी अंदाज में पूछा, कहाँ है तुम्हारी सामी? मैंने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, वो लोग उसे ले गए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा रास्ता ना रोकते तो मैं सामी को भी रोक लेता और दुश्मनों को फरार होने का मौका न देता। उसने कहा, बहरहाल जो हुआ इस पर बाद में बहस होगी, पहले तो तुमको अपने खुद को ज़ेरे हिरासत समझो, अब यहाँ चलो। मैं उनके दरमियान सर झुकाए चलने लगा। रास्ते में मकान नजर आया जहाँ सामी को कैद किया गया था। अब मकान सामी के वजूद से खाली था। फिर उसकी याद सताने लगी। हम सब खामोशी चल रहे थे। इस खामोशी फ़ायदा उठाकर मैं सामी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, मैं इतनी देर से फरहाद को अपने ख्यालों में पुकार रही हूँ, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मालूम होता है वो भी सो गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता मैं इन्हें कैसे मनाऊँ, या वो नाराज़ हो गए। मना लूँगी जब वो मुझसे रब्ता कायम, अब शायद वो मुझसे रब्ता कायम नहीं करेंगे। इस वक्त तक मैं इन्हें समझा भी नहीं सकूँगी कि मैं किस तरह मजबूर होकर इनकी जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ। शामी, मैंने उसे मुखातब किया, तुम अपनी मजबूरियाँ क्या समझाओगी? मैं खूब समझता हूँ। तुम अपने शाकार जिस्म की पूजा करती हो। इस जिस्म की खातर तुम अपने डैडी के साथ नहीं गई, शमिया का पीछा करती रही। इस जिस्म की खातर तुमने अपने प्यार को भी अहमियत नहीं दी और मुझे छोड़कर जा रही हो। नहीं फरहाद, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारा प्यार मेरी ज़िंदगी है। मैं धरती के कोने से दूसरे कोने तक जाऊं तब भी मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी नहीं मिलेगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपने जिस्म की हिफाजत कर रही हूँ? जिस हुस्न शुबाब को लोग ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं, उसे मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। मेरा ये जिस्म तुम्हारी अमानत है। उसके इतराफ़ में मैं पिघल गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने खुद को से सवाल किया, क्या मैं सामी के महज जिस्म से मोहब्बत करता हूँ? अगर वो मौजूद जिस्म ना होती, दूसरा जिस्म हो, तो क्या मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी? मैंने सामी से यही सवाल दूसरे अंदाज में किया। सामी, अगर मैं अपने मौजूदा जिस्म में ना रहूं, किसी दूसरे जिस्म में तुम्हारे पास आऊं, तो क्या उस दूसरे जिस्म से तुम मोहब्बत करोगी? क्यों नहीं, ज़रूर मोहब्बत करूँगी। मेरे देवता किसी रूप में आए, मैं उससे इसी तरह दिलो जान से मोहब्बत करूँगी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने मौजूदा जिस्म का लालच ना दो। तुम किसी भी रूप में आओगी तो मैं दिलो जान से तुम्हें कबूल करूँगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो फरहाद? मैं बचपन से अपने इस जिस्म में परवान चढ़ती आई हूँ। जब से मैंने वो संभाला है, तब से वर्जिश के ज़रिए, अच्छी खुराक के ज़रिए जिस्म को बनाया और संवारा है। मेरी रूह मेरे जिस्म की रफ़ाकत 20 बरस की है। मैं इतनी पुरानी रफ़ाकत को कैसे भूल सकती हूँ? मैंने जवाब दिया, लड़कियां जवान होकर अपने मैके के हर फर्द की रफ़ाकत को भूल जाती है। हत्ता कि जान निछावर करने वाले वालिदैन को भी छोड़कर ससुराल चली जाती हैं, और सब कुछ वो एक मर्द की खातिर करती हैं। लेकिन तुमने मेरी खातिर अपने जिस्म को छोड़ना गवारा नहीं किया। सुनो सामी,
तो बचपन से अपने जिस्म में परवान चढ़ती आई हो और मैं बचपन से अपने वतन की आगोश में परवान चढ़ रहा हूँ। जिस तरह तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, इस तरह मुझे अपने वतन से प्यार है। अगर मुझे अपने वतन की खातिर तुम्हारे देश की तरफ जाना पड़ा तो वहाँ हमारी मुलाकात हो जाएगी, वरना मैं अपनी पाक ज़मीन को छोड़कर ऐसी मोहब्बत के लिए भटकना गवारा नहीं करूँगा जो सिर्फ जिस्म के लिए होती है, रूह से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें ना करो फरहाद, ये खोखली बातें नहीं हैं, एक अटल फैसला है। तुम्हें तुम्हारा जिस्म मुबारक हो, मुझे अपना वतन अजीज है। खुदा हाफ़िज़। ठहरो फरहाद, मुझसे यूं ना नाता तोड़ो। हम एक अच्छे दोस्त की तरह जुदा हुए हैं और बहुत जल्द एक अच्छे दोस्त की तरह मिलेंगे। हाँ, अगर तकदीर ने मिलाया तो ज़रूर मिलेंगे। इस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।